उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, प्रीवियस एक लेक्चर हो चुका है हमारा सर्कुलर मोशन का। आज हम स्टार्ट करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है। उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट यहाँ भी मैं करना चाह रहा हूँ। आप लोग के कमेंट्स पढ़े थे, खुशी हुई यहाँ के वो कि आप लोगों ने सपोर्ट किया है। और कुछ बच्चों को कंफ्यूजन भी आ रही थी कैलकुलेशन में, अभी तो वो ज़्यादा की नहीं है। सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे और कुछ साइंस के स्टूडेंट थे, कैलकुलेशन में थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम आ रही है। कोशिश करूंगा कि आपको हर टॉपिक की जो कैलकुलेशन के नोट्स हैं हैंड रिटन, वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। लिंक जो है होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, नीचे जो बॉक्स बना होता है डिस्क्रिप्शन का उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के नोट, इस टॉपिक का जो होगा, जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसके नोट्स भी मैं कोशिश करूंगा कि हैंड रिटन नोट आपको प्रोवाइड कर दूं। क्योंकि कैलकुलेशन जब व्हाइट बोर्ड पे होती है तो कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि ये कौन सा वेक्टर कहाँ से आया है। कुछ लोगों को फ्यूचर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इंशाल्लाह इससे ओवरकम करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को। सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स को स्टार्ट करने से पहले, यहाँ से एक्सप्लेन करने से पहले, छोटा सा यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, छोटी सी चीज़ों को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपने पहले भी पढ़ी हुई है, दोबारा आपको उस चीज़ों का पता है, लेकिन ओवरव्यू लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए ये देखें, हमारे पास एक बॉडी है, इसे स्ट्रेट मूव करवाना हो तो हमें फोर्स कहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी? ये बॉडी को स्ट्रेट वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट मूव करवाना हो तो जाहिर बात है हमें फोर्स यहाँ पे लगानी पड़ेगी, जिससे ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा। कांस्टेंट फोर्स होगी तो वेलोसिटी भी जाहिर बात है कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर फोर्स को थोड़ा सा कम या ज्यादा कर दें, क्या जनरेट होगा? एक्सेलरेशन जनरेट होगा, क्योंकि वेलोसिटी में कमी या वेलोसिटी में इंक्रीज की वजह से, यानी वेलोसिटी में उतार चढ़ाव की वजह से जो चीज क्रिएट होती है उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। फोर्स मैंने लगा दी, ये बॉडी क्या करेगी? कांस्टेंट फोर्स लगाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देगी, कोई इशू नहीं। अब अगर इसमें एक्सेलरेशन जनरेट करना है तो उसकी तीन पॉसिबिलिटीज हैं। तीन पॉसिबिलिटीज ये है, या तो फोर्स को कम ज्यादा कर दो, ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मैं फोर्स को कम या ज्यादा करता हूँ, ये बॉडी स्पीड कम ज्यादा ज्यादा हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगा। दूसरा फैक्टर ये है कि मैं फोर्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में भी अप्लाई करता हूँ। ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने से ये होगा कि दो फोर्सेस सेम हो जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा था उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, और कांस्टेंट वेलोसिटी थी, आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हुई, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई। दो केसेस हो गए। तीसरा केस इसमें क्या बनता है कि अगर वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहनी चाहिए, फोर्स भी कांस्टेंट रहनी चाहिए, लेकिन तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना चाहिए। हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी में अगर चेंज आए तो ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। लेकिन अब मैं ये बात करता हूं कि वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए लेकिन एक्सेलरेशन तब भी प्रोड्यूस होना चाहिए, देन क्या होगा? कौन सा केस होगा यहाँ पे? अब एक बात माइंड में रखनी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा उसकी मोशन की तरफ होती है। जिस मोशन में, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन अगर फोर्स को हम ऐसे अप्लाई करें कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से तो मूव कर रही है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन के चेंज होने से एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। एक बात माइंड में रखनी, एक्सेलरेशन लाजमी नहीं है कि वेलोसिटी कम ज्यादा होने से जनरेट हो। एक्सेलरेशन दोनों कंडीशन में चेंज होता है, प्रोड्यूस होता है। या तो आप क्रिएट कर दें, वेलोसिटी को कम ज्यादा कर दें तब भी एक्सेलरेशन आ जाएगा, या एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करेगी, या तो डायरेक्शन को चेंज कर दें तब भी एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि कांस्टेंट वेलोसिटी भी रहे लेकिन इसकी डायरेक्शन, इसकी एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो। तो मैं फोर्स नीचे की तरफ लगाना शुरू करूंगा, जिससे क्या होगा? एक बार नीचे फोर्स लगाऊंगा, इस फॉर्म में इसकी वेलोसिटी बेंड हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। दोबारा फोर्स लगाऊंगा, वेलोसिटी और बेंड हो जाएगी।
दोबारा फोर्स लगाऊंगा, वेलोसिटी और बेंड हो जाएगी, वेलोसिटी नहीं सॉरी उसकी डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन और बेंड हो जाएगी। दोबारा फोर्स लगाऊंगा और बेंड हो जाएगी, एक बार फिर से फोर्स लगाऊंगा, वेलोसिटी फिर बेंड हो जाएगी। अब ये देखें कि ये एक कंप्लीट सर्कल बनता है। क्लियर है? कंटिन्यूअस फोर्स लगाने से ये एक क्लोज पाथ बन गया है और क्लोज पाथ में जो मोशन होते हैं उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल मोशन। और उस फोर्स को हम बोलेंगे वो फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कल में रोटेट करवाने में मजबूर कर देती है उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उम्मीद है इस चीज की आपको समझ आई होगी कि अब देखें फोर्स वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री के एंगल पे अटैच है, हमेशा 90 अप्लाई करेंगे थोड़ी सी बैंड हो जाएगी, यहाँ पे 90 अप्लाई करेंगे और बैंड हो जाएगी, यहाँ पे 90 अप्लाई करेंगे और बैंड हो जाएगी। हर पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करते जाएं तो हर पॉइंट पे बॉडी बैंड होना शुरू हो जाएगी। पहले बॉडी स्ट्रेट मूव कर रही थी, फोर्स लगाई इसे थोड़ा सा बैंड कर दी, और फोर्स लगाएंगे और बैंड हो जाएगी, और फोर्स लगाएंगे ये बैंड होती जाएगी। अगर हर पॉइंट पे कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई करते जाएं तो ये बॉडी कंटिन्यूअसली बैंड होती जाएगी और एक सर्कल बना लेगी। जब ये सर्कल में रोटेट करेगी इसे हम बोलेंगे जी सेंट्रीपिटल मोशन। और वो फोर्स या सर्कुलर मोशन, वो फोर्स जिसको सर्कल में रोटेट करवा रही है उसे हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। उम्मीद है इस चीज की समझ आ गई होगी। तो नॉर्मल इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कल में रोटेट करवाने में मजबूर कर देती है उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन कैसे होगी? अब एक बात आपने माइंड में रखनी है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होती है। सर्कल में बॉडी रोटेट कर रही है, ये इसका सेंटर है O, ये रेडियस R, यहाँ पे बॉडी है, मैंने फोर्स लगाई बॉडी बेंड हो गई अंदर की तरफ, लेकिन इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होगी। कैसे आउटवर्ड होगी? ये बॉडी थी, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई तो ये नीचे की तरफ बेंड हुई है, थोड़ी सी नीचे को बेंड हुई है। अगर हम देखें तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड है, हम इसे सर्कल में रोटेट करवाना चाह रहे हैं लेकिन ये डायरेक्शन आउटवर्ड है, और फोर्स लगाएंगे और थोड़ा सा बेंड होगी, यहाँ पे भी डायरेक्शन आउटवर्ड है, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे और बेंड हो जाएगी, यहाँ पे भी अगर देखें तो डायरेक्शन आउटवर्ड है, यहाँ पे भी आउटवर्ड है, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो और बेंड हो जाएगी बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे भी डायरेक्शन आउटवर्ड है, यहाँ पे भी आउटवर्ड है, और थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे तो इस तरह। तो ये सर्कल में हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड ही होती है। आपकी बुक के ऊपर भी इसकी डायग्राम बनी हुई है। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर आप फोर्स लगाओगे बॉडी बेंड तो हो जाएगी सर्कल में, लेकिन उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होगी, यानी उसकी कोशिश यही होगी कि वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाए। सिंपल सी बात है, किसी पत्थर को रस्सी से बांध के आप रोटेट करवाते हो तो आपके रस्सी के ऊपर जो पत्थर बंधा हुआ है उस पत्थर की कोशिश यही होती है कि वो सर्कल को छोड़कर बाहर की तरफ मूव कर जाए। क्यों कर जाए? क्योंकि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। जैसे आप पत्थर को छोड़ते, पत्थर ये नहीं करता कि रोटेट ही करता रहेगा, जिस लम्हे आप पत्थर को छोड़ोगे उसी लम्हे वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। क्लियर है? तो बाहर की तरफ मूव क्यों करता है? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ। चलिए यहाँ पे हमने फोर्स लगाई तो यहाँ पे बॉडी थी, फिर अब बॉडी में फोर्स लगाई तो यहाँ पे पहुंच गई बॉडी और उसने थोड़ा सा रोटेट कर दिया, यानी बॉडी यहाँ से मूव किया, यहाँ पे आकर रुक गई, ये भी एंगल बनेगा, ये आ है। अब यहाँ पे वेलोसिटी v1 आउटवर्ड है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 आउटवर्ड है, इनको हेड टू टेल रूल से अटैच करते हैं। ये हेड डेल v है, ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, अगर इसे सीधा कंबाइन करें तो ये बनता है, ये इस तरह। ये दूसरा वेक्टर, दोनों को अटैच करना तो हेड टू टेल रूल हमने अप्लाई किया। चलिए जी हेड टू टेल रूल अप्लाई किया। अब देखते हैं क्या बनेगा। यहाँ पे ये कुछ ट्रायंगल इस तरह से बन जाएगी, v1 v2 इसके दरमियान एंगल थीटा और ये डेल v। अब ये देखेंगे, ये हेड टू टेल रूल से हमने अप्लाई कर दिया। यहाँ पे हेड टू टेल रूल से होगा क्या? पहला वेक्टर हेड, दूसरे वेक्टर की टेल, यानी पहला वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया। पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर के अंदर टेल को अटैच किया, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो आपको पता है हेड को हेड के साथ और टेल को टेल के साथ। अब ये देखिए हेड हेड के साथ है और टेल टेल के साथ, यानी ये रिजल्टेंट वेक्टर के तौर पे बिहेव करेगा, ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा del v plus v1, del v की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी v2 minus v1। क्लियर है?
चलिए दोबारा से ये कॉन्सेप्ट समझ लें, ये रिजल्टेंट वेक्टर नहीं है, रिजल्टेंट वेक्टर ये है, क्योंकि ये डायग्राम इस तरह अटैच है। पहले वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर की टेल, तो ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो टेल टेल के साथ और हेड हेड के साथ, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो v2 इक्वल्स del v प्लस v1, तो इंटरचेंज करके del v की वैल्यू हमने निकाल। असल में हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, हम इस del v की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। चलिए ये हो गया, ये थी ये वाली डायग्राम, ये वाली, इतनी पोर्शन को हमने स्टडी कर लिया, ये वाली ट्रायंगल। अगर आप देखें तो एक ट्रायंगल ये भी बन रही है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस s है, क्लियर है? तो एक डायग्राम ये भी बन रही है, एक ट्रायंगल ये भी बन रही है। उस ट्रायंगल को स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे एक साइड पे मैं बना देता हूँ, ये हम बना थीटा आर आर ओ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस s है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस del s है। कंप्लीट डिस्टेंस नहीं, क्योंकि कंप्लीट डिस्टेंस तो ये होगा ना, हमने छोटा सा डिस्टेंस लिया तो चेंज में आ जाएगा। कंप्लीट चेंज इसलिए लिया क्योंकि कंप्लीट डिस्टेंस यहां से स्टार्ट करोगे तो यहां पे पहुंचोगे, देन कंप्लीट डिस्टेंस s होगा। ये छोटा सा डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक छोटा सा पोर्शन लिया है, del s। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बात की थी कि जितना हम डिस्टेंस डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल के, जितना डिस्टेंस कवर करोगे उतना ही एंगल बनेगा, जितना एंगल बढ़ेगा उतना ही डिस्टेंस बढ़ेगा। अब ये देखो यहाँ पे अगर एंगल थीटा डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, सेम एंगल वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। जितना हमारे पास, क्योंकि s इक्वल्स टू vt, टाइम कांस्टेंट रखें तो s डिपेंड करेगा v पे, जितना डिस्टेंस होगा या जितनी वेलोसिटी होगी उतना ही डिस्टेंस कवर होगा। यहाँ पे तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पे थीटा जो है डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे थीटा वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, इसे हम कहते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। दोबारा से ये कांसेप्ट समझ लें, जितना थीटा बढ़ेगा उतना डिस्टेंस बढ़ेगा, जितना वेलोसिटी बढ़ेगी उतना ही डिस्टेंस बढ़ेगा, जितना थीटा बढ़ेगा उतना डिस्टेंस बढ़ेगा, जितना थीटा बढ़ेगा उतनी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल आ गई, यानी थीटा डेल s के भी इक्वल है और थीटा डेल v के भी इक्वल है। ये थीटा डेल s पे भी डिपेंड कर रहा है, डेल v पे भी डिपेंड कर रहा है, यानी ये थीटा और ये थीटा आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल होंगे। जितनी बड़ी, सिंपल अल्फाज में बता देता हूं, जितनी बड़ी ये ट्रायंगल बनेगी उतनी ही बड़ी ये ट्रायंगल बनेगी। अगर ये ट्रायंगल छोटी बनेगी तो ये ट्रायंगल भी छोटी बनेगी। चलिए छोटी सी बना के देख लेते हैं, ये इस तरह और इस तरह, ये छोटा सा है, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड और इसकी भी आउटवर्ड, इसे एंटी टेबल के साथ अटैच कर, ये देखिए छोटी ट्रायंगल थी तो उसकी ट्रायंगल भी छोटी बनेगी, बड़ी ट्रायंगल होगी उसकी ट्रायंगल भी बड़ी बनेगी। तो दोनों ट्रायंगल्स को आपस में इक्वल कर सकते हैं, यानी जितनी अगर एक ट्रायंगल छोटी बनेगी तो दूसरी भी छोटी बनेगी, एक बड़ी बनेगी तो दूसरी भी बड़ी बनेगी, तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। इसे हम कहते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल्स जो दोनों आपस में, दोनों ऐसे दो ट्रायंगल्स जो आपस में इक्वल हों उसे हम आइसोस्केल ट्रायंगल बोलते हैं। मैथ में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये ट्रायंगल्स हमने क्या कर दी, आपस में इक्वल कर दी। तो इसका मतलब अगर दो ट्रायंगल्स आपस में इक्वल है, इसका मतलब उसकी सारी क्वांटिटीज भी आपस में इक्वल होंगी, यानी del s del v के इक्वल होगा, r v1 के इक्वल होगा, ये r v2 के इक्वल होगा। ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल है ना, तो उसके हर फैक्टर इक्वल होंगे। तो अगर हम दो ट्रायंगल की रेशियो लें तो वो भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। चलिए ये करके देख लेते हैं। उम्मीद है इस कांसेप्ट को आपको समझ आई होगी कि थीटा इंक्रीज करने से डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, और डिस्टेंस को इंक्रीज करने से वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी को इंक्रीज करने से डिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस और वेलोसिटी का आपस में रिलेशन है। ये थीटा थीटा इक्वल है, ये डेल v के डेल s के इक्वल होगा, क्योंकि थीटा जितना बड़ा थीटा होगा उतनी बड़ी ट्रायंगल होगी, और जितनी बड़ी ये ट्रायंगल बनेगी उतनी ही बड़ी ये हैव टू टेल वाली ट्रायंगल बनेगी। तो थीटा इक्वल्स टू थीटा, अगर थीटा थीटा के इक्वल है तो जाहिर बात है डेल v और डेल s भी आपस में इक्वल होंगे। अगर ये दो आपस में इक्वल है तो जाहिर बात है v1 और r भी इक्वल होगा, और v2 ये r भी इक्वल होगा। क्लियर है? तो ये दोनों ट्रायंगल्स को हमने क्या कर दिया, आपस में इक्वल कर दिया। अब देखते हैं कि क्या करना है। अब हम इन दोनों की रेशियो लेते हैं तो जाहिर बात है वो इन दोनों रेशियो की इक्वल होगी। अगर हम इन दोनों की रेशियो लेते हैं तो इन दोनों रेशियो की इक्वल होगी। दोनों ट्रायंगल्स इक्वल है, जो साइड हम
जो काम हम एक साइड पे करेंगे वही दूसरी साइड पे करना पड़ेगा। चलिए जी करके देख लेते हैं। इसमें मैं रेस कर देता हूँ। डेल एस ओवर आर, ये इन दोनों की रेशियो लेनी है। जरूरी नहीं कि इन दोनों की लेनी है, इन दोनों की भी ले सकते हैं। इक्वल आ जाएगा। अगर ये लेफ्ट साइड वाली रेशियो ली है, दोनों ट्राइंगल्स इक्वल है, तो यहाँ पे भी लेफ्ट साइड की रेशियो इक्वल होगी। डेल बी ओवर बी वन। अगर इस साइड की लोगे तो वो डेल बी ओवर डेल बी ओवर डेल बी हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो जाहिर बात है ये b1 और b2 भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने क्या किया, b1 b2 b b कर देते हैं यहाँ पे। तो डेल s ओवर r इक्वल आ जाएगा डेल b ओवर v के। क्लियर है? फाइंड क्या करना चाह रहे हैं हम, एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, डेल b ओवर t डेल b की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। तो डेल b की वैल्यू फाइंड करें, ये b इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल s b r इक्वल टू डेल b। अब ये डेल b उठा के एक्सेलरेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेशन आ गया v डेल s ओवर r डेल t। अब इसमें होगा क्या, डेल s ओवर डेल t किसकी इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। किसके इक्वल आएगा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन आ गया v डॉट b ओवर r, एक्सेलरेशन आ जाएगा v स्क्वायर ओवर r। सेम फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स किसकी इक्वल होती है, फोर्स इक्वल होती है जी ma के। m एक्सेलरेशन की वैल्यू उठा के पुट करते हैं जी, v स्क्वायर ओवर r। सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी mv स्क्वायर ओवर r। ये थी हमारे पास सिंपल सी कैलकुलेशन सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल आ जाएगा mv स्क्वायर ओवर r। अब एक बात माइंड में रखनी है कि फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है। अब इसकी डायरेक्शन किसकी तरफ होगी, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। शुरू में मैंने बताया है कि यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो नीचे को बेंड होगा, यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो और नीचे को बेंड होगी बॉडी, यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो बॉडी और बेंड होगी, यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो बॉडी और बेंड होगी, सर्कल बन जाएगा। तो फोर्स हमेशा ये देखें वेलोसिटी के 90 डिग्री पे है, तो ये वाली फोर्स का एंगल इस वेलोसिटी के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होगा। या डायरेक्शन की बात करें तो फोर्स हमेशा 90 डिग्री पे अटैच होगी। चलिए आखिरी बात रह गई, एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी वो भी देखते हैं। हम क्या करते हैं जी, ये सिंपल सी डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे बॉडी थी, इसको मैं थोड़ा सा धक्का लगाया v1, यहाँ पे पहुंच गई, इसको इसकी डायरेक्शन v2 आउटवर्ड, वो हेड टू टेल से अटैच किया तो डेल v। अब इस डेल v की डायरेक्शन क्या होगी, डेल v की डायरेक्शन, ये एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं ना, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, तो ये किसके इक्वल है, चेंज इन वेलोसिटी के। तो इनडायरेक्टली हम बात कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। सेंटर की तरफ कैसे होती है, क्योंकि हमें बॉडी को सर्कल में रोटेट करवाने के लिए 90 ऊपर से नीचे फोर्स लगाना पड़ती है। ऊपर से नीचे फोर्स लगाएंगे तो ये नीचे की तरफ बेंड होगी। अब फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ बेंड हो रही है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करें तो क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि फोर्स नीचे की तरफ लगाएंगे तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ हो जाएगी, तो वो नीचे सीधा ओरिजिन पे जाके मिलेगा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट से हमारे पास डायरेक्शन आ जाती है एक्सेलरेशन की, जो कि सेंटर की तरफ होती है। अब आखिरी टॉपिक है जी इसमें कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की सिंपल डेफिनेशन करेंगे, वो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है जो किसी बॉडी को सर्कल में रोटेट करवाने के लिए मजबूर करती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो किसी उसी पत्थर को सर्कल से बाहर मूव करवाने की कोशिश करती है, वो होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी पत्थर को स्ट्रिंग के साथ रख के आप बांध के रोटेट करवाएं तो आपके हाथ में खिंचाव की फोर्स लगेगी। आप जैसे इसको छोड़ोगे वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, कि उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में। वो फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कल में घुमाए रखती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे ही आप उस बॉडी को रस्सी को छोड़ोगे बॉडी आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी,
तो वो फोर्स जो किसी बॉडी को आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश करती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। उम्मीद है चीज़ की समझ आ गई होगी। फर्दर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़। और इसकी जो है कैलकुलेशन जो है वो मैं अभी कोशिश करूँगा कि आपको प्रोवाइड कर दूँ, वो आपको मिल जाए। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।